नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे अर्थ की अवधारणा व अर्थबोध के साधन क्या हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें अर्थ की। तो अर्थ क्या है? भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शब्दों के अर्थ का अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाता है? अर्थ विज्ञान कहलाता है। इस अनुशासन का मुख्य उद्देश्य भाषा के अंतर्गत अर्थ की संरचना, संप्रेषण एवं ग्रहण की प्रक्रिया का विश्लेषण करना होता है। अर्थात अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ के स्वरूप, शब्दार्थ संबंध, शब्दार्थ बोध के साधन, अनेकार्थवाची शब्द के अर्थ निर्णय का आधार आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये वो विषय है जिसके अंतर्गत जिस अर्थ पर विचार किया जाता है या जिनसे अर्थ की अवधारणा स्पष्ट होती है। अब अगर इसकी परिभाषा को जानें तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर देवीशंकर द्विवेदी जी के विचार हैं। वो क्या कहते हैं कि किसी वस्तु, स्थिति या भाव आदि तथा उसके लिए प्रयोग होने वाले शब्द के बीच की कड़ी क्या है, वो उस शब्द का अर्थ है। डॉक्टर शिरलर कहते हैं, अर्थ उस व्यक्ति पर आधारित होता है जो कुछ भाव ग्रहण करता है। अर्थ के बिना शब्द का अस्तित्व ही संदिग्ध है, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है वो अस्तित्वहीन है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि अर्थ शब्द की अंतरंग शक्ति का नाम है, क्योंकि शब्द से जो शब्द है शब्द से बहिर्भूत होता है, ये बाहरी होता है, जबकि अर्थ क्या है? अबहिर्भूत या अपृथक होता है। अंतरंग, देखिए अंतरंग यानी उसके भीतर, शब्द के भीतर जो समाया हुआ है वो क्या है? अर्थ है। डॉक्टर शिलर के अनुसार किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसमें वह वस्तु अभिप्रेरित होती है। अर्थात जिससे वो वस्तु अभिप्रेरित होगी उसी से जुड़ा हुआ क्या होगा? अर्थ होगा। अब जानते हैं कि अर्थबोध के क्या क्या साधन हैं। अर्थबोध के साधनों को शब्दार्थ संकेत ग्राहक तत्व भी कहते हैं, यानी शब्द और अर्थ का जो संकेत देने वाले तत्व हैं वो क्या है? अर्थबोध के साधन हैं। ये वे तत्व हैं जो अर्थबोध का साधन कहलाते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध न तो सहज है और न ही स्वाभाविक, और ना ही यह वैज्ञानिक है। ये संबंध पूर्णतः यादृच्छिक है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं होता, कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, बल्कि जाने अनजाने ही वो शब्द का एक अर्थ निश्चित हो जाता है। जैसे पीने वाले तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पानी। पानी शब्द और उसके अर्थ में यादृच्छिक संबंध है, उसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई वैज्ञानिक नियम कार्य नहीं कर रहा। भारतीय विद्वानों ने अर्थबोध के 8 साधन माने हैं, लेकिन जो पाश्चात्य विचारक या विद्वान हैं उन्होंने इसके 3 साधन माने हैं। जो भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माने हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है व्यवहार। देखिए, यहाँ पर अर्थबोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन इन्होंने व्यवहार को माना है। जब मानव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक व्यवहार द्वारा ही ज़्यादातर जो शब्द है उनको सीखता है, अपनी भाषा में उनका प्रयोग करता है। क्योंकि जब बच्चा, एक छोटा बच्चा जब किसी का अनुकरण या नकल करके भाषा सीखता है तो वो उन शब्दों को जब व्यवहार में लाता है तभी उसका सही ज्ञान उसे प्राप्त होता है। अगर वो शब्द व्यवहार में नहीं लाएगा तो वो उसको पूर्ण रूप से अर्थ के सहित उसको नहीं सीख पाएगा। तो जब तक हम जिन शब्दों को व्यवहार में नहीं लाएंगे उसका अर्थबोध हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो बच्चा पाठशाला में या किसी स्कूल कॉलेज में जाकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नई बातें सीखता है, लेकिन अगर वो सिर्फ किताबों तक सीमित रहे, लोक व्यवहार ना करे, तो बहुत सी व्यवहारिक बातों को वो सीख ही नहीं पाता। इसीलिए जिन भी शब्दों को व्यवहार में लाया जाता है या लोक व्यवहार से जो सीखा जाता है वो वास्तविक अर्थ का बोध करवाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रचलित भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किसके कारण करता है? केवल व्यवहार के कारण ही करता है। उसके बाद आप्त वाक्य। देखिए, आप्त वाक्यों से भी अर्थ का बोध होता है या ज्ञान मिलता है या वास्तविक अर्थ का पता चलता है। देखिए, इसमें क्या है?
वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर या पढ़कर या चिंतन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, और ये ज्ञान जिन व्यक्तियों के पास होता है, जिन व्यक्तियों के पास उस वस्तु या विषय से संबंधित ज्ञान यथार्थ होता है, वही यथार्थ वक्ता। आप यहाँ पर ये ध्यान दें कि यथार्थ वक्ता के जो वचन हैं, वचन वो क्या है, वो आप्त वाक्य है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत सा ज्ञान दिया है, लेकिन वो ज्ञान हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा, जिस ऋषि ने उसके बारे में जाना या जिस किसी व्यक्ति विशेष ने उसके बारे में बात कही, वो उसका आप्त वाक्य है, क्योंकि उसने उसको प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष समझा है, जाना है। प्रत्यक्ष देखकर जो व्यक्ति अपने वचन कहता है या अपनी बात स्पष्ट करता है, वो जब हम तक पहुंचता है तो वो किस रूप में, आप्त वाक्य के रूप में पहुंचता है। उसके बाद है उपमान। देखिए उपमान का मतलब क्या है, यहाँ पर समानता। समानता, जब हम किसी के साथ, किसी को जब हम उपमान के रूप में देखते हैं या समानता के रूप में देखते हैं, तब हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अर्थबोध किसके माध्यम से होता है, उपमान के माध्यम से। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम उपमान के द्वारा अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे नील गाय, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हमें पता है गाय क्या है। नील गाय से मतलब जो रंग थोड़ा नील नील होगा जिसका, या नीले रंग की होगी, वो क्या है, नीली गाय। तो है तो वो गाय के समान, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, नील गाय कहा गया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है नील गाय की, कि ये है तो गाय के समान लेकिन जंगल में रहती है, उसका जो रंग है कुछ नीला और काला होता है। अतः इस प्रकार के पशुओं को देखकर वो व्यक्ति तत्काल पहचान लेगा कि नील गाय क्या है। जब वो उसको देखेगा तो उसे पता है गाय कैसी होती है, और जब गाय के स्वरूप उसे नीले रंग का कोई पशु दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, नील गाय है। यानी उपमान के माध्यम से अर्थ को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो आता है प्रकरण। इसे वाक्य शेष भी कहते हैं। वाक्य शेष, वाक्य शेष भी कहा जाता है। देखिए यह अर्थबोध का चौथा साधन हम मान सकते हैं। भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अनेकार्थक होते हैं, जिससे अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लेते हैं गोली। गोली, ये गोली केवल एक गोली शब्द नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नर्स ने गोली दी, तो नर्स ने गोली किसको दी, मरीज को दी। अगर हम कहें दूसरा लिखें, गोली कौन खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, तो बच्चों ने क्या खाई, गोली खाई। उसके बाद हम अगर देखें तीसरा, अगर इसी शब्द को हम देखें, गोली मार दी, किसने मार दी, से बदमाशों ने गोली मार दी। यहाँ शब्द तो एक है लेकिन प्रकरण या शेष वाक्य अलग है। नर्स ने दी, बच्चे ने खाई, बदमाशों ने मार दी, शब्द वही है लेकिन प्रकरण या घटनाक्रम या वाक्य का जो अन्य भाग है वो अलग है। इन्हीं से हमें पता चलता है कि नर्स ने जो गोली दी यानी वो दवाई थी, बच्चे ने जो गोली खाई वो मीठी टॉफी या मीठी गोली थी, और जो गोली मार दी गई वो पिस्टल या गन से चलाई गई गोली थी। तो प्रकरण के आधार पर हमें जब किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है तो वो इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है विवृति। विवृति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, विवरण। विवरण, विवरण यानी ब्यौरा या व्याख्या हम इसे कह सकते हैं। जब किसी शब्द के अर्थ को जानने के लिए हम उसका विवरण करते हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं, तब जो अर्थ स्पष्ट होता है वो किसके अंतर्गत आता है, विवृति अर्थबोध के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सानिध्य। देखिए सानिध्य का तात्पर्य है, ये किसके साथ है, प्रसिद्ध पद के साथ। प्रसिद्ध पद के साथ सानिध्य। जब किसी शब्द का प्रसिद्ध पद के साथ सानिध्य होता है, यानी हमारे पास ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ को खोजने के लिए हमें प्रसिद्ध पद का सहारा लेना पड़ता है या उसे ढूंढना पड़ता है जो उस शब्द के निकट हो, तो उसका अर्थ हमें स्पष्ट हो पाता है।
इस प्रकार के शब्दों की समीपता को ही प्रसिद्ध पद का सानिध्य भी कहा जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे राम ने वाण उठा लिया या राम ने शारंग पर सर संधान किया, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो सर है उसके सानिध्य के कारण ही शारंग का अर्थ क्या हुआ, धनुष। यानी एक का दूसरे से जो संबंध है, सानिध्य है, जुड़ाव है, उसी के कारण हम उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से हम बहुत सारे अर्थ को जान पाते हैं या बहुत से शब्दों के अर्थ को पहचान पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारे शब्दों की जो प्रकृति है वो व्याकरण के ज्ञान के बिना अधूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या जानना होता है, किसी भी शब्द की प्रकृति क्या है, उसमें प्रत्यय कौन सा लगाया गया है, तो इसी के आधार पर हम प्रकृति और प्रत्यय का विश्लेषण करते हैं। वो किसके आधार पर करते हैं, व्याकरण के आधार पर, कि शब्द किस प्रकृति का है, उसमें प्रत्यय या उपसर्गों का जो प्रयोग किया गया है। तो जो व्याकरण शब्दार्थ संकेत को हम ग्रहण करते हैं, उनके माध्यम से जो अर्थबोध होता है वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है शब्दकोश। देखिए, शब्दकोश अर्थबोध का सबसे बड़ा साधन है। यही कारण है कि शब्दकोश के माध्यम से अनेक शब्दों के अर्थ हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो 8वां साधन यहाँ पर कौन सा हुआ, शब्दकोश। इसके बाद जो पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थबोध के साधन बताए हैं उसमें से 3 महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर प्रदर्शन या निदर्शन को अगर हम लें तो इसका मतलब क्या है, किसी भी नमूने का प्रदर्शन करना, नमूने के माध्यम से देखकर सीखना, यानी नमूने का प्रदर्शन करना, या किसी उदाहरण के द्वारा उसको जानना या सीखना। जैसे अगर हम बच्चों को पशु पक्षियों के बारे में सिखाना चाहते हैं तो हम उन्हें चिड़ियाघर में ले जाते हैं। वहाँ जाकर बच्चे उनको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उनको देखकर ही सीखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सबसे सरल उदाहरण है कि जब किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करना हो, किसी के बारे में हमें जानना हो, या तब हम क्या करते हैं, उससे संबंधित कोई नमूना देखते हैं और उससे हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है विवरण। विवरण लगभग विवृति या व्याख्या के समान ही है। विवरण में हम किसी का ब्यौरा पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ताजमहल का अर्थ जानना है या ताजमहल के बारे में जानना है, तो हमें इसका पूरा विवरण पढ़ना पड़ेगा, उसकी पूरी व्याख्या पढ़नी पड़ेगी, तभी हम विस्तार से जान पाएंगे कि ताजमहल शब्द का क्या अर्थ है। उसके बाद आता है अनुवाद, ट्रांसलेशन जिसे कहेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन या अनुवाद वर्तमान समय में बहुत ही कारगर है अर्थबोध के लिए, क्योंकि ये विश्व एकीकरण का समय है, भूमंडलीकरण का समय चल रहा है। ऐसे में हम केवल एक भाषा तक सीमित नहीं हैं, हम देश विदेश की अनेक भाषाओं के शब्दों को सुनते हैं और उन शब्दों का जब हमें अर्थ ग्रहण करना हो तब हम अनुवाद प्रक्रिया के द्वारा ही जान पाते हैं। तो किसी भी विदेशी भाषा के शब्द का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं, अनुवाद के द्वारा हम उसका अर्थ प्राप्त या अर्थ ग्रहण करते हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 साधन स्वीकार किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।